आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। आज का हम लोगों का क्या टॉपिक है? कोशिका सिद्धांत। समझ में आ रहा है? कोशिका सिद्धांत डिटेल में समझते हैं आखिर है क्या। कोशिका सिद्धांत को अंग्रेजी में कहते हैं सेल थ्योरी। हाँ, सब चीज समझाएंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है भाई? कोशिका सिद्धांत। अच्छा, कुछ बच्चा को दिमाग में आ रहा है कि कोशिका तो जानते हैं सर जी की कोशिका क्या होता है, लेकिन सिद्धांत नहीं समझ रहे हैं। तो हम तुमको बता दें कि सिद्धांत उसको कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी तथ्य को वैज्ञानिक तरीका से सत्यापित करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं, तब जाकर के उसे थ्योरी कहते हैं, तब जाकर के उसे सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया सिद्धांत किसको कहते हैं। अब ऐसे नहीं मतलब कि कुछ बोल दिए, अब कुछ बोल दिए मतलब कि मन में कुछ आया, हमको कुछ लग रहा है कि ये बात होगा, यदि वो बोल रहे हैं तब जाके उसको हम लोग कहते हैं ऐसे लगाने खट्टू। उसको कौन चीज नाम देता है, परिकल्पना उसको कहते हैं। यदि मेरे दिमाग में कुछ लग रहा है कि ऐसा होगा, यदि उसको हम बोल दिए या लिख दिए तब जाकर उसको परिकल्पना कहते हैं। समझा? ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत को समझते हैं। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया या फिर कौन सा वैज्ञानिक दिया? तो दो वैज्ञानिक आता है, दो वैज्ञानिक कोशिका सिद्धांत को देने के लिए। आइए दोनों वैज्ञानिक को समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले आता है कोशिका सिद्धांत में मैथियस सलाइडेन। पूरा नाम है मैथियस सलाइडेन। कब आता है? तो 1838 ईस्वी में। यहाँ तक बात याद रखिएगा कि 1838 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया मैथियस सलाइडेन, जो कि जर्मन के साइंटिस्ट थे। कौन सा साइंटिस्ट था? जर्मन के साइंटिस्ट में कौन सा था? तो बॉटनी का था, बोटनिस्ट, जर्मन बोटनिस्ट, यानी कि जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। अब वनस्पति है तो ऑटोमेटिकली वनस्पति का मतलब होता है जो कि पादप का अध्ययन करेगा, पेड़ पौधे के बारे में, यानी कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेगा। कौन? मैथियस सलाइडेन। 1838 ईस्वी की बात है। और दूसरा वैज्ञानिक आता है थियोडोर स्वान। कब आता है थियोडोर स्वान साहब? 1839 इसी के आसपास आता है, एक साल बाद आता है। ठीक, 1839। कहाँ का वैज्ञानिक है? तो यह है ब्रिटिश का। ब्रिटिश में कौन सा यह जूलॉजिस्ट, मतलब कि ये प्राणी वैज्ञानिक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि दो वैज्ञानिक आता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए। पहला मैथियस सलाइडेन 1838 में, जो कि जर्मनी के रहने वाले वनस्पति शास्त्र का वैज्ञानिक था। ठीक। दूसरा आता है थियोडोर स्वान 1839 ईस्वी में, जो कि ब्रिटिश के रहने वाले प्राणी वैज्ञानिक था। समझ में आया यहाँ तक बात? यानी कि बोटनिस्ट का मतलब क्या हुआ? वनस्पति वैज्ञानिक, यानी कि पेड़ पौधे के अध्ययन ही करेगा। और जो थियोडोर स्वान है, स्वान जो वैज्ञानिक है, जूलॉजिस्ट है, यानी कि जूलॉजी यानी कि प्राणी का अध्ययन करेगा ही, प्राणी के बारे में बताएगा ही। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर इसने काम क्या किया कोशिका के क्षेत्र में। आखिर कोशिका का जो थ्योरी है, कोशिका के बारे में जो कुछ भी बताया वो क्या बातें थी,
किस चीज़ के बारे में बताया जिसके वजह से इसको हमें जानना है। तो कुल मिला के हम लोग शॉर्ट में कहते हैं स्लाइडेन और स्वान। पूरा नाम नहीं बोलता है सब कोई और लिखा भी नहीं रहता है हर बुक में, लेकिन हम पूरा नाम बता दिए हैं कि स्लाइडेन और स्वान। यहाँ से स्लाइडेन को उठाया जाएगा और यहाँ से स्वान को उठाया जाएगा, समझा। शॉर्ट नाम रखा जाता है। बड़ा बड़का नाम क्या याद रखेगा। आइए समझते हैं। तो जैसा कि हम बताए कि जर्मन बोटनिस्ट का मतलब क्या होता है, वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेगा ना। तो मैथियस स्लाइडेन साहब ने 1838 ईस्वी की बात है, पेड़ पौधा का अध्ययन करना शुरू किया माइक्रोस्कोप में, जिसको हम लोग पादप भी कहते हैं। पादप का अध्ययन करना जब शुरू करता है मैथियस स्लाइडेन साहब, तब जा कर के इसको पता चलता है, विभिन्न पादप का अध्ययन करता है और इसको कुछ बात पता चलता है, कुछ देखता है कि जितने भी पेड़ पौधा इस दुनिया में है, सब पेड़ पौधा में अलग अलग प्रकार का कोशिका है। क्या है? अलग अलग प्रकार का कोशिका है। यानी कि पादप विभिन्न प्रकार के कोशिका से बने हैं, पेड़ पौधा विभिन्न प्रकार के कोशिका से बना है। समझ रहे बात को कि पेड़ पौधा विभिन्न प्रकार के कोशिका से बना है और जो कि विभिन्न प्रकार के उत्तक का भी निर्माण कर रहा है। जी सर। तुमको पता है ना कि पेड़ पौधा में विभिन्न प्रकार का उत्तक पाया जाता है, जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, संवहनी उत्तक। ये सारी चीज़ें क्या है अलग। जब आगे क्लास में बढ़ते चलेगा तुमको पता चलेगा कि विभिन्न प्रकार का पादप में उत्तक होता है। एनिमल पे अध्ययन नहीं कर रहा है, प्राणी पे अध्ययन नहीं कर रहा है, सिर्फ पादप पे अध्ययन किया है। कौन? स्लाइडेन साहब। जब हजारों लाखों पादप पे इसने अध्ययन किया, तब जाकर के इसको पता चला कि भाई पादप जो होता है ना, वो उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका से बने होते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, क्या जो पेड़ पौधे हैं विभिन्न प्रकार के कोशिका से बने हुए हैं। विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के कोशिका से बने हैं और विभिन्न प्रकार के, जो कि विभिन्न प्रकार के उत्तक का भी निर्माण करेगा। यदि विभिन्न प्रकार का कोशिका है तो विभिन्न प्रकार, पहले इस बात को लिख ही देते हैं हम लोग, पहले इस बात को हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पादप या पेड़ पौधा यानी कि हमारे जो पादप के वैज्ञानिक हैं मैथियस स्लाइडेन साहब 1838 ईस्वी में जब विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन करते हैं, सैकड़ों हजारों पादपों पे अपना प्रयोग करते हैं और उसको जब देखते हैं तब जाके उसको एक बात पता चलता है। उसको कौन सी? यही बात पता चलता है कि भाई साहब जो पेड़ पौधे हैं, जो पादप हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका हैं। एक ही प्रकार के कोशिका से तो मिलकर बने हैं, लेकिन वो विभिन्न प्रकार के, वो अलग अलग प्रकार के कोशिका हैं। समझा? विभिन्न मतलब क्या होता है? यहाँ पे विभिन्न का क्या मतलब है? अलग अलग प्रकार के कोशिका से मिलकर के बने हैं। तो पेड़ पौधा विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? जो विभिन्न उत्तकों का निर्माण करते हैं, यदि विभिन्न कोशिका है तो विभिन्न उत्तकों का भी निर्माण करेगा। समझ रहा है? ठीक, समझा? जो विभिन्न उत्तकों का निर्माण करते हैं
यदि विभिन्न कोशिका से बना है तो विभिन्न उत्तक का भी निर्माण करेगा, अलग अलग प्रकार के उत्तकों का निर्माण करेगा। तो ये सारी बातें को कौन बता रहा है? इन सारी बातों को कौन बता रहा है? मैथियस सलाइडेन 1838 में, जो कि जर्मन के बोटनिस्ट थे। जी सर। समझ में आ रहा है कि मैथियस सलाइडेन जो थे 1838 में जर्मनी के जो बोटनिस्ट वैज्ञानिक थे, इसने बताया, यानी कि वनस्पति जो वैज्ञानिक थे जर्मनी के रहने वाले, अलग अलग पादप पे जब अध्ययन करता है तब जाके इसको एक बात पता चलता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो विभिन्न प्रकार के कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप जो विभिन्न प्रकार के उत्तक का भी निर्माण हो रहा है। किसमें? पादप में। पादप बोले तो दिमाग में क्या आना चाहिए? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा आना चाहिए ना। यानी कि हमारे मैथियस सलाइडेन साहब इस बात को बताते हैं कि पेड़ पौधे विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जो विभिन्न उत्तकों का निर्माण करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे थियोडोर स्वान साहब, जो क्या बताते हैं? जो बताते हैं कि जितने भी मतलब कोशिका हैं इस सृष्टि पे, जितने भी जीव हैं उसके अंदर तो कोशिका है, हमको पहले से पता है ये बात। लेकिन जो भी कोशिका है ना, उस कोशिका के बाहर जो भी कोशिका होता है उसके बाहर एक परत टाइप का कोई चीज़ होता है, पतली झिल्ली जिसको बोलते हैं। और उस झिल्ली का, जिसको आज की भाषा में हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कह रहे हैं। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। देखो समझ में बात को पकड़ लिया तुम तुरंत। जो कि सबसे, जैसे मान लो ये केंद्रक है, एगो केंद्रक के बाहर बहुत सारा द्रव्य भरी हुई है, या बहुत सारी कोई ना कोई संरचना है, घूम रहा है, इसके अंदर तैर रहा है, कुछ ना कुछ राइबोसोम भी है, सारी चीज़ें इसमें तैर रहा है। लेकिन ये सारी बातें तो हैं, चलिए ठीक है। लेकिन हमारे थियोडोर स्वान साहब 1839 ईस्वी में आते हैं और बताते हैं, जब अध्ययन करते हैं हजारों अच्छा, ये कौन सी पे अध्ययन कर रहे हैं? जूलॉजिस्ट हैं, यानी कि प्राणी वैज्ञानिक हैं। ये प्राणी या फिर जंतु वैज्ञानिक कह सकता है नहीं भाई? जंतु वैज्ञानिक है, यानी कि ये एनिमल पे अध्ययन कर रहे हैं। एनिमल पे अध्ययन कर रहे हैं, एनिमल मतलब जंतु वैज्ञानिक, जंतु पे अध्ययन कर रहे हैं। जब जंतु पे अध्ययन करता है ना थियोडोर स्वान साहब, तब जाके इसको एक बात पता चलता है कि जितने भी कोशिका हैं वो सारी कोशिका के बाहर, वो सारी कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जा रही है। एक झिल्ली पाई जा रही है, जिस झिल्ली से वो बंद रहता है। जी सर। बात समझ में आ रहा है कि जितने भी कोशिका हैं वो सारी कोशिका एक झिल्ली से बंधी हुई है। समझा बात को? तो अब जाके इसी बात को लिखता है साहब, इस बात को ऑब्जर्व किया, इस बात को देखा। कौन देखा? हमारे थियोडोर स्वान साहब। ठीक, तो एनिमल यानी कि जंतु पे अध्ययन कर रहा है। जब जंतु पे अध्ययन किया कौन? थियोडोर स्वान साहब, तब जाके इसको पता क्या चला कि जो भी जितने भी कोशिका हैं वो सारी कोशिका के बाहर एक झिल्ली मिल रही थी, जिस झिल्ली का नाम हम लोग क्या देते हैं? जीव द्रव झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोशिका के बाहर, कोशिकाओं लिखो, कोशिकाओं के बाहर कोशिका झिल्ली, तो हमारे जो थियोडोर स्वान साहब हैं, ये साहब बताते हैं कि जितने भी कोशिका हैं, जितने भी कोशिका हैं, उस सारी कोशिका के बाहर एक झिल्ली पाई जा रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ऑब्वियसली इस बात को ऑब्जर्वेट कौन कर रहे हैं? थियोडोर स्वान कर रहे हैं। ठीक, तो इस बात का अध्ययन किस पे किया? जंतु पे किया। लेकिन अब इसको जिज्ञासा हुआ, अब इसको जानने का इच्छा हुआ। हालांकि कई सारे सैकड़ों जंतुओं पर जब देखा, कई सारे जंतु पर देखा, एक दो नहीं देखा, 4-5 नहीं देखा, कई सारे जंतु को देखा, तब जाकर पता चला भैया कि सब चीज़ में एगो कॉमन बात दिखाई दे रहा है कि इसके बाहर कुछ ना कुछ परत दिख रही है,
कुछ परत नजर आ रहा है, उसी परत का नाम क्या रख दिया? कोशिका झिल्ली। आइए, और इसने जंतु पे तो अध्ययन किया ही, लेकिन पादपों पे अध्ययन किया। कौन? थियोडोर स्वान साहब पादपों पे अध्ययन किया। क्यों भैया? इसका मन हुआ पादप पे अध्ययन करने का कि भैया हम तो पादपों पे देखेंगे, लेकिन हमारे जो सलाइडेन साहब थे तो कौन सी पे देखा था? खाली पादप पे देखा था। लेकिन ये तो जूलॉजिस्ट थे, जंतुओं को देख लिया, पादपों को देखने चल दिया। इसका जिज्ञासा हुआ कि देखे भाई क्या क्या होता है एक्चुअलिटी में। तो अभी तक हम क्या समझ रहे हैं कि भैया हमारे मैथियस सलाइडेन साहब आए और इन्होंने बताए कि पेड़ पौधे विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो विभिन्न उत्तकों का निर्माण करते हैं। कौन? मैथियस सलाइडेन साहब बोल रहे हैं। और आते हैं थियोडोर स्वान साहब जो कि हमके बताते हैं कि जंतु पे अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली होती है, यहाँ लिखो, होती है। ठीक, आइए अब समझते हैं जब पादप पे अध्ययन किया तो इसको क्या रिजल्ट मिला। भैया इसको शॉक्ड हो गया, मतलब कि ये क्या दिख गया इसको कुछ अजीब ही संरचना दिखा कि भैया इसमें दूध को झिल्ली पाया जा रहा है। हाँ, उसको लग गया कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ देखो यहाँ ध्यान से कि कोशिका, इसको दो ठो झिल्ली देखा, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के ऊपर मिलता है। यानी कि हमारे जो थियोडोर स्वान साहब थे, इसने जब अध्ययन किया कई सारे पादपों का तो उसमें एक चीजें नजर आई इसको कि भैया जितने भी कोशिका, पादप कोशिका होते हैं उसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ऊपर मिलता है, यानी कि कोशिका झिल्ली तो रहेगा ही रहेगा, पादप में कोशिका झिल्ली तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें एक और चीज़ रहेगा कि कोशिका भित्ति भी रहेगा। जब हम आगे तुमको संरचना बताएंगे कोशिका का, तब जाके वहाँ ये बातें तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यदि समझ में नहीं आ रहा है कोशिका भित्ति क्या होता है तो थोड़ा मैनेज करते चलो, थोड़ा सुनते चलो, समझते चलो ध्यान में कि भाई पादप में एक होती है, एक वाल होता है, सेल वाल जिसको कहते हैं। सेल वाल को अंग्रेजी में ही कोशिका भित्ति कहते हैं और कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल को ऑब्जर्व किया किसने? थियोडोर स्वान, कि उसके बाहर एक झिल्ली नजर आ रहा है जिसका क्या नाम है? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक झिल्ली पाया जा रहा है जो कि इसको क्या कर रहा है? अलग प्रकार के कोशिका से अलग कर रहा है, जिससे कि हमको पता चल रहा है कि पादप का कोशिका है और ये जंतु का कोशिका है। तो पादप और जंतु में एक विभिन्नता भी यहाँ पे नजर आ गया हमको कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति रहेगा और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहेगा। इसमें कोशिका झिल्ली तो है ही, इसमें भी कोशिका झिल्ली है, लेकिन यहाँ पे कोशिका भित्ति भी है, यहाँ पे कोशिका झिल्ली भी है, यहाँ दोनों है। बात को समझो। तो ये सारी बातों का अध्ययन किया। जब ये सारी बातों का अध्ययन किया तब जाके इसने एक परिकल्पना दिया, कुछ बोल दिया। परिकल्पना मतलब कि इसको कुछ बात थ्योरी नहीं दिया, थ्योरी नहीं दिया है, याद रखना, परिकल्पना दिया है, थेसिस। ठीक, परिकल्पना का मतलब क्लास के शुरू में तुमको बताया कि कोई चीज़ हमको ऐसा लग रहा है और हम बोल दिए, उसको थियोरेटिकली हम सिद्ध नहीं किए हैं, बस हम इसको लग गया कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु रहते हैं, पादप या पेड़ पौधा जो जानवर है, सभी में ना, सभी का शरीर कोशिका से बना है। इसको ऐसा लगा, इसको ऐसा मन में लगा और इसने इस बातों का परिकल्पना के रूप में, थेसिस के रूप में बोल दिया, लिख दिया अपने जो भी था पत्र में। ठीक, समझा? तो इस बात को इसने लिखा, परिकल्पना दिया। जब ये जंतु और पादप दोनों का अध्ययन किया तब जाके, तो क्या बताता है परिकल्पना के में कि प्राणी
और जंतु का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से बने हैं। यहाँ तक बात आती है। अभी कोशिका सिद्धांत पे हम नहीं गए हैं, अब जाएंगे वहाँ पे। अभी तक हम बेसिक बातें कर रहे हैं कि आखिर उसके पीछे का घटना क्या है, क्या घटना घट रहा है उसमें। आइए समझते हैं, एक बार और समझते हैं डिटेल में कि कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन करने दो वैज्ञानिक आता है, जो कि पहला था थियोडोर स्वान और दूसरा था पहला था मैथियस स्लाइडेन और दूसरा थियोडोर स्वान। मैथियस स्लाइडेन 1838 में आता है और थियोडोर स्वान 1839 में। ये था जर्मन के बोटनिस्ट यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक था। इसने पादप का अध्ययन किया और बताया, मतलब कि सोचा कि पेड़ पौधा विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने हैं जो विभिन्न उत्तकों का निर्माण कर देते हैं। ठीक। और थियोडोर स्वान साहब जो कि बोटनिस्ट ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट वैज्ञानिक थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। इसने जंतु और पादप दोनों पे अध्ययन किया और जंतु के बारे में बताया कि भैया जितने भी जंतु कोशिका है, सभी कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होती है। और जब पादप पे भी अध्ययन किया तब जाके इसको पता चला और ये शॉक्ड हो गया, भयभीत हो गया कि भैया ये क्या है। इसके बाहर एक और परत पाया जा रहा है जिसको कि आज की भाषा में हम लोग कोशिका भित्ति बोल रहे हैं। तो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है, ऊपर मिलता था, समझा। ठीक। और इसने इस सारी बातों का परिकल्पना के रूप में लिखा कि प्राणी और जितने भी प्राणी और जंतु है का शरीर कोशिका और उनके पादप से बने हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आया है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। जब ये दोनों भैया एक के फील्ड में काम कर रहे हैं, कोशिका सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, तो दोनों का दोस्ती हो जाता है, दोनों मिल जाता है। दोनों भैया कोलैबोरेट करते हैं अपने आप में और दोनों मिल करके कोशिका सिद्धांत का फिर प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए जब भी हम कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं तो नाम आता है वहाँ पे स्लाइडेन और स्वान, दोनों का साथ ही नाम आता है। तो इस प्रकार से कहानी का शुरुआत हुआ था शुरू में। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे तो दोनों भैया साहब अब क्या हुआ है, मिल गया है और मिल के कुछ कांड करने वाला है। क्या कांड करेगा आइए समझते हैं। पहले इसको छापो उसके बाद समझेंगे। जैसे ही हमारे इस दोनों वैज्ञानिक ने मैथियस स्लाइडेन जो कि जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, इन्होंने बताया कि जितने भी पादप हैं उसमें कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती है। जब कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती है ये साहब ने बताया, तब जाकर के उसके कुछ ही दिनों बाद हमारे थियोडोर स्वान साहब ने बताया कि कोशिका के बाहर एक परत पाई जाती है कोशिका झिल्ली टाइप से। ठीक। और बताया कि कोशिका के बाहर जब जंतु कोशिका का अध्ययन किया तो बताया कि सभी कोशिका के बाहर एक परत पाया जाता है जिसको नाम दिया था कोशिका झिल्ली आज के रूप में हम लोग कहते हैं। और जब पादप कोशिका पर अध्ययन किया तो पता चला कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सबसे बाहर पाया जाता है। ठीक। उसके बाद कोशिका झिल्ली होता है। तो इसने इस प्रकार से अध्ययन किया। जब दोनों वैज्ञानिक एक ही चीज़ों पे अध्ययन कर रहा है, सेल थ्योरी पे न काम कर रहा है जी सर। दोनों वैज्ञानिक कौन सी पे काम कर रहा है, सेल थ्योरी पे काम कर रहा है यानी कि कोशिका सिद्धांत। तो दोनों को मिल गया, दोनों को कोलैबोरेट कर लिया। कोलैबोरेट मतलब कि दोस्ती यारी कर लिया। कौन सी कर लिया, दोस्त बन गया, दोस्त बन गया दोनों। अब दोनों मिल गया तो दोनों वैज्ञानिक दोस्त बन के अब आगे बढ़ाया बात को। इन्होंने अपना बात रखा और इन्होंने अपना मत रखा। जब दोनों का मत मिला, दोनों की बात मिला तो लगा कि नहीं भाई ये बात तो सच है कि सभी कोशिकाएं ही जी शरीर का निर्माण कर रहा है, सभी जीव कोशिका से मिलकर बना है। और वो जीव क्या करता है, एक शरीर का मूल पार्ट का निर्माण कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है ना कर रहा है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि दोनों वैज्ञानिक आए और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मिला। लेकिन हमारे जो थियोडोर स्वान साहब थे, इसने हाइपोथेसिस भी दिया था या फिर परिकल्पना भी किया था
कल भी हम तुम लोग को समझाए थे कि परिकल्पना क्या होता है। या फिर जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस परिकल्पना, इसका मतलब होता है कि तुक्का मार देना, जो बात मन में आया लगा कैसा होगा और उस बात को हम बोल दिए, तब जाकर उसको कहते हैं लगा तो लगा नहीं तो खट्टो। उसी को हम लोग विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? परिकल्पना। हाइपोथेसिस करना या फिर परिकल्पना करना। कल्पना किया, कल्पना करना मतलब सोचा और उस बात को बोल दिया। क्या बात सोचा, क्या बात बोला कि भाई जितने भी पादप हैं, जितने भी प्राणी है, सभी प्राणी का शरीर कोशिका से मिलकर के बना है। मतलब इसने इस बात को सोचा और लिख दिया, थ्योरी नहीं दिया है। थ्योरी का मतलब हम तुमको समझाए ना अभी अभी कि भाई थ्योरी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को वैज्ञानिक तरीका से सत्यापित करना, प्रूफ करना, तब जाके उसको साइंटिफिक रूप से बताना, तब जाके उसको हम कहते हैं थ्योरी या सिद्धांत। लेकिन परिकल्पना ही तो तुक्का मारना हो गया, लगा तो लगा नहीं तो ले खट्टो, जे बोल लिए हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ बोल दिया। लेकिन वही बात आगे चल के सच भी हो गया कि नहीं भाई, आज हम लोग जानते हैं ना कि जितने भी पादप और प्राणी हैं सभी जीवों का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर के बना है। यही बात तो हमारे थियोरी और स्वान साहब बताए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जब दोनों वैज्ञानिक मिला तो एक बात बताया, एक सिद्धांत दिया जो कि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यहीं से तो कोशिका सिद्धांत बना। आइए बात करते हैं कौन सा सिद्धांत दिया, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब जो हम बात लिखने जा रहे हैं वो है कोशिका सिद्धांत, वो है एक्चुअल कोशिका सिद्धांत। अभी तक जितनी बातें किए हैं वो बातें ये दोनों वैज्ञानिक अपने आप कर रहे थे अलग अलग रूप से, लेकिन अब जो बात कहा, अब दोनों मिल करके एक बात कहा, एक सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया भैया? क्या सिद्धांत दिया भैया इसने? तो भैया इसने सिद्धांत दिया कि जितने भी जीव हैं, यानी कि लगभग क्या सभी जीव, सभी कोशिका जीवों का शरीर का निर्माण कर रहा है। जाके भूल साला। तो इन दोनों साहब ने एक बात कह दिया, जब साथ में मिला ना तो उसको एक बात पता चला। किन दोनों साहब को? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और दोनों मिला, दोनों आपस में मिला और दोनों को एक बात सच लग गया कि भैया ये बात हमरो सच लगे छो और तोरो सच लगे छो, तो ये बात कह दें कोशिका सिद्धांत के अंदर ना। इधर दोनों भाई साहब एक बात कह दिया। क्या बात कह दिया? कि सभी पादप और सभी जंतुओं की जो कोशिका है वो कोशिका से मिलकर बना है। जितना भी सृष्टि पर पादप है और जंतु है सब कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। किसने कहा इस बात को? स्लाइडेन और स्वान ने। ठीक। और कहा कि वे जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका से तो मिलकर बना है और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इस बात को पहला सिद्धांत में कहा। अब यहाँ तक कह करके यहाँ पे इसका सिद्धांत खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी सिद्धांत अधूरा है। लेकिन अभी एक बात बताया नहीं है कि नया कोशिका का निर्माण कैसे होगा। इस बात को तो बता दिया कि जितना भी पादप और जंतु है सबका शरीर कोशिका से बना है, लेकिन इस बात को क्या ने बताया भैया कि एगो जो कोशिका है, इस कोशिका से अब अलग जो कोशिका बनेगा, अब नया कोशिका का जो निर्माण होगा विभाजित होगा, तो कैसे बनेगा नया कोशिका? कहाँ से आएगा नया कोशिका? किस चीज से बनेगा? इस बात को तो अधूरा छोड़ दिया। इस बात को तो स्लाइडेन और स्वान नहीं बता पाया ना। जी सर। तब जाके इस बात को कौन बताया? पता कैसे चला हमको?
कि भैया नया कोशिका का निर्माण कहाँ से होगा, तब ये ना कोशिका सिद्धांत पूरा होगा जी सर। अभी तो कोशिका का सिद्धांत अधूरा है। तो इस कोशिका को सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए एक वैज्ञानिक साहब आते हैं। कौन आता है, आइए पहले मिटाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि तब जाकर के एक वैज्ञानिक आता है और उसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो 1855 में, 1839 के बाद सीधे 1855 में बात गई और रुडोल्फ विर्चो तक पहुंची इस बात को। अगला वैज्ञानिक के रूप में हमारा आता है कौन, रुडोल्फ हाँ, इसको शॉर्ट में विर्चो कहा जाता है। कब आया, तो 1855 में। ठीक, जब रुडोल्फ विर्चो साहब आते हैं और कोशिका सिद्धांत को पूरा परिपूर्ण रूप से प्रूव करते हैं। कौन भैया, रुडोल्फ विर्चो आते हैं 1855 में और बताते हैं कि कोशिका सिद्धांत एक्चुअल में और मतलब एक नया कोशिका का निर्माण कहाँ से होगा और कैसे होगा। आइए समझते हैं इस बात को कि नया कोशिका का सिद्धांत कहाँ से होगा, एक नया कोशिका का निर्माण कैसे होगा। कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए रुडोल्फ विर्चो साहब कहते हैं कि भैया कोई भी नया कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। यानी कि यदि किसी कोशिका का निर्माण होगा तो दूगो नया कोशिका जैसे बना ना, तो यही पूर्वे वाला कोशिका से ये नया कोशिका का निर्माण होगा। ये नया कोशिका दूगो जो बना है, ये नया कोशिका बना है और ये पुराना कोशिका है, या कि पूर्व कोशिका कह सकते हैं। तो नया कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिका से ही होगा, यानी कि यही विभाजन करेगा या फिर जो भी करेगा मतलब विभाजन ही करता है। आगे पढ़ेगा जब 11th में जाएगा ना, तो 8वां नंबर चैप्टर है वहाँ पे कोशिका विभाजन, तो वहाँ पे तुम लोग जानेगा कि भैया यही कोशिका आपस में विभाजन करता है, पूर्व वाला कोशिका से ही नया कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस बात को स्लाइडेन और स्वान साहब नहीं बता पाए थे, लेकिन इस बात को हमारे रुडोल्फ विर्चो साहब 1855 ईस्वी में आते हैं और इस सिद्धांत को परिपूर्ण रूप से प्रतिपादित करते हैं और बताते हैं कि भैया कोशिका, सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनता है। क्या बताते हैं, सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनते हैं। बनता है। पूर्ववर्ती कोशिका से बनते हैं। ठीक, तो जितने भी कोशिका हैं वो किस चीज से बनती है, पूर्ववर्ती कोशिका से। यानी कि पहले से जो कोशिका है उसी कोशिका का विभाजन होगा और 200 कोशिका का या फिर जो जितना कोशिका का निर्माण करे उसकी जितनी इच्छा हो, तो नया कोशिका जो बन रहा है कहाँ से बन रहा है, पूर्व कोशिका से। यानी कि रुडोल्फ विर्चो साहब इस बात को पूरा पूर्ण करता है और हमारा कोशिका का सिद्धांत तैयार होता है, सेल थ्योरी बनता है। और हम कहते हैं कि सेल थ्योरी के अंदर 2 बातें हमको याद रखनी है। कौन सी बातें हैं, पहली बातें हैं जो स्लाइडेन और स्वान साहब ने कहा था कि भैया सभी पादप और जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई भी है। और फिर हमारे रुडोल्फ विर्चो साहब आते हैं और बताते हैं कि भैया नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है। और इस साहब ने बताया कि नया कोशिका का निर्माण कहीं ऐसे वैसे से नहीं हो जाता है, नया कोशिका का निर्माण सिर्फ पूर्ण कोशिका से ही निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का कोशिका सिद्धांत ये है और इस प्रकार से हमारे कोशिका सिद्धांत की परिचर्चाएं पूरी होती हैं। तो अभी तक हम लोग कई सारे वैज्ञानिक की बातें को जान चुके हैं। तो आइए एक बार हम जानते हैं, इन सारी वैज्ञानिक के लिस्ट को उतारते हैं कि भैया केंद्रक का खोज किसने किया, कोशिका का खोज किसने किया, मृत कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज, कोशिका सिद्धांत में कौन कौन आए, ये सारी बहुत सारा वैज्ञानिक हो गया है। तो इन सारी वैज्ञानिक को एक स्लाइड पे नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
आइए अभी तक जितने भी वैज्ञानिक के बारे में जाने हैं उस सभी का क्रक्स हम आपको देते हैं, यानी कि मूल निचोड़ देते हैं। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक के बारे में पढ़े हुए हैं सारे वैज्ञानिक को एक जगह लाते हैं और जानते हैं कि मतलब किस ईस्वी में कौन सा वैज्ञानिक क्या किया। आइए समझते हैं डिटेल में कि सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक आया। हमारे कोशिका के जो चैप्टर है उसमें जो भी वैज्ञानिक आया है अभी तक उसके बारे में एक निचोड़ के रूप में हम लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला वैज्ञानिक कौन आया था मेरे भाई? रॉबर्ट हुक। ध्यान से सुनते रहिए आप लोग फोकस के साथ। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में आए थे। क्यों भाई? जी सर 1665 ईस्वी। तो जब रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में आए तो इस भाई साहब ने बताया किस चीज के बारे में? मृत कोशिका के बारे में। मृत कोशिका को देखा इसने। जी सर। किस चीज में देखा मृत कोशिका को? ओक के पेड़ में। ओक पादप के छाल में। जी सर। ओक पादप के छाल में। ठीक, ओक पादप के छाल में इसको कुछ इस प्रकार का संरचना दिखाई दिया था, नहीं भाई साहब? जी सर। मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना। और इसी संरचना को इसने क्या नाम दिया था? इसी संरचना को इसने कॉर्क नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कॉर्क नाम दिया था। इस प्रकार से इसको इस प्रकार का संरचना दिखाई दिया और इस प्रकार के संरचना को नाम दिया सेलुला। इसको एक छोटा कमरा का जैसा संरचना दिख रहा था, मधुमक्खी के जैसे छोटे कमरा। तो इस संरचना का ही नाम रखा क्या? सेलुला। चलो वो सब बात को हम सिंपल सा एक लाइन में जानते हैं कि इसने शॉर्ट में क्रक्स लेते हैं यहाँ पे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोजा। सिंपल सा बात, एक लाइन में जानने वाली बात को जानते हैं। उसके बाद आया हमारे साथ, उसके बाद कौन आया? एंटोनी वैन लीeuwenhoek। एंटोन वैन लीeuwenhoek। जी सर। कब आए भाई साहब? 1674 ईस्वी। 1674 में क्या किया इसने? जीवित कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका को खोजा। जीवित कोशिका को खोजा। आगे बढ़ो। अब कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन कब आए? 1831 ईस्वी। 1831 में किस चीज को खोजा? केंद्रक के। कोशिका के बीच में जो केंद्रक था, जैसे मान लीजिए भाई साहब कोशिका है, इसके बीच में जो छोटी सी संरचना रहती है केंद्रक, इसी को इसने खोजा। भैया ये केंद्रक को खोजा किसने? रॉबर्ट ब्राउन। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन आया? मैथियस स्लाइडेन। इसने क्या किया? कब आया इन रॉबर्ट? मैथियस स्लाइडेन 1838 ईस्वी। 1838 में क्या किया इसने? पादप कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया। पादप कोशिका का थोड़ा सिद्धांत के बारे में बताना। ठीक, आइए अब आता है कौन? थियोडोर शुवान। कब आए? 1839 ईस्वी। 1839 में क्या किया? जंतु कोशिका सिद्धांत के बारे में। जंतु और पादप दोनों का सिद्धांत दिया और इसने एक हाइपोथेसिस दिया। क्या दिया? हाइपोथेसिस दिया और बताया कि जितने भी सभी पादप और प्राणी का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर के बना हुआ है। समझ रहे हैं भाई? हाइपोथेसिस का मतलब होता है अवधारणा या परिकल्पना। मतलब कि इसने मतलब तुक्का लगा दिया, मतलब कि इसने जो देखा उसके आधार पर कुछ कह दिया, सत्यापित नहीं किया कि भैया जितने भी पादप और प्राणी है सभी पादप और प्राणी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर और उसके उत्पाद से मिलकर के बना है। लेकिन इसको प्रूफ नहीं किया, इसको साइंटिफिक रूप से बताया नहीं कि भैया सच में होता है। साइंटिफिक रूप से दोनों भाई साहब जब मिला आपस में कोलैबोरेट किया, दोस्ती यारी किया। भैया हम दोनों जब एक फील्ड में काम कर रहे हैं। ये कहाँ का था भैया? मैथियस स्लाइडेन कहाँ का था? जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक। अब वनस्पति से सिद्ध होता है कि कौन सा वैज्ञानिक था? पादप पे अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था ना। और थियोडोर शुवान ब्रिटिश का था। ये दोनों पे अध्ययन किया। हालांकि ये कौन सा वैज्ञानिक था? तो जंतु वैज्ञानिक था, लेकिन पादपों पे अध्ययन किया था ना। जंतु वैज्ञानिक था लेकिन पादपों पे अध्ययन किया। तो इस प्रकार से अच्छा ये दोनों वैज्ञानिक मिल जाता है। दोनों मिलकर के क्या देता है? कोशिका सिद्धांत देता है, यानी कि सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी को आधा अधूरा रखा है। इसने सिर्फ क्या दिया? कोशिका सिद्धांत में बताया क्या कि भैया कोशिका सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। बताया है। ठीक, अब जाकर के फाइनली आते हैं हमारे रुडोल्फ विर्चो साहब। और इसने क्या बताया? कब आया रुडोल्फ विर्चो? 1855 में। क्या बताया?
पुनरावर्ती कोशिका से कोशिका बनती कि है, इसने भी कोशिका सिद्धांत में बताया कि पूर्ववर्ती कोशिका से नया कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अभी तक जो हम पढ़े हैं, पूरा वैज्ञानिक का लिस्ट नहीं है, पूरा कोशिका चैप्टर का लिस्ट नहीं है, अभी खत्म ही नहीं हुआ है। तो अभी तक में जितना पढ़े हैं ना, वो सब का एक क्रक्स है, निचोड़। खाली वैज्ञानिक, अभी तक में जितना वैज्ञानिक पढ़े हैं, इससे बाहर को है नहीं है। अभी तक की बात कर रहे हैं, इससे आगे की बात नहीं कर रहे, आगे और भी कई सारा आएगा, कई सारा। तो अभी तक का वैज्ञानिक का लिस्ट ये है, 6 वैज्ञानिक। तो थोड़ा दिमाग में एडजस्ट रखिएगा। और देखो, पढ़ना पड़ेगा, पढ़वे करेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए, बिना पढ़े, बिना किताब को उल्टाए तुम जो सोच लेगा कि यार जीवन पलट जाएगा, तो ये सब होने वाला नहीं है। तो पढ़ना पड़वे करेगा। आज पढ़ो या कल पढ़ो। तो इस बात तो याद तो करना ही है जी सर। चाहे अभी पढ़ना है, अभी समय है तो पढ़ लो, कल समय शायद हो सकता है निकल जाए, कल हो सकता है समय तुमको ना मिले। तो जब पढ़ना जरूरी है, अब नाराज होकर पढ़ो या खुश होकर के पढ़ो। इसलिए हम अक्सर बोलते रहते हैं क्लास में कि भाई तुम किसी भी चीज को पढ़ता है तो उसको सिर्फ पढ़ो ही ना, उसको दिमाग में उतारो और देखो कि रियल लाइफ में यार सच में होता है कि नहीं होता। तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये अभी तक में जितना वैज्ञानिक था, सबका वो मूल निचोड़ है कि इतना वैज्ञानिक अभी तक आया है कोशिका में, नहीं आया है। इससे बाहर भी कुछ है नहीं। अभी तक नहीं। अब हम लोग अगले क्लास में क्या डिस्कस करेंगे कि इसकी जो संरचना है कोशिका का संरचना, हालांकि कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक पादप की कोशिका, एक जंतु की कोशिका। इसके बारे में हालांकि अगले क्लास में हम लोग डिटेल से जानेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग भी पढ़ के आइए।